आपको डर नहीं लगा? मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे पास में एक रात पहले ही खबर आ गई। गलत दोस्तियां थी और उनमें जितनी गलत दोस्ती के जितने दुष्परिणाम हैं वो सारे घर से भाग गया। भाग गए आप? तेरे खुद को महसूस होगा कि एक कुत्ते सरी की जिंदगी है। नहीं बोला उन्होंने? तुम्हें थोड़ा सस्ता माल लेके आता। आपने चाय की दुकान चलाई? 3-4 दिन तक तो मैं हावड़ा ब्रिज तक जा करके वहाँ हावड़ा ब्रिज पे खड़े होके आंसू बहाया करता। 13 रुपए में आप ले रहे थे, 12 रुपए 90 पैसे में मैंने बेच कहा- रहे थे। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो आपको सिखाएंगे कि विदाउट कैपिटल कैसे एक नहीं, दो नहीं, तीन बिजनेस बनाए जा सकते हैं और कंसिस्टेंटली बनाए जा सकते हैं, प्रॉफिटेबली बनाए जा सकते हैं और हर इकोनॉमी में बनाए जा सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। आज हम मिलेंगे गौतम कोठारी जी से। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीरियल एंटरप्रेन्योर और इसके अलावा एक उद्योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वो छोटे से शहर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आते हैं और आज पूरे देश में उनका नाम है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से हमको हेल्प मिलती है अच्छे गेस्ट को शो पर लाने में और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जय हिंद। तो सर, स्वागत है आपका शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हु इज़ गौतम कोठारी जी एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। गौतम कोठारी जी इज़ नथिंग। मैं तो एक छोटे कस्बे से आया हुआ व्यक्ति हूँ। एक व्यवसायी परिवार में पैदा हुआ और जैसा कि आमतौर पर होता है और हमारे ज़माने में जैसा होता था, तो पढ़ने लिखने का कोई महत्व घरों में नहीं समझा जाता था। समझ इतनी ही थी कि इतना पढ़ लो कि थोड़ा लिख लो और फिर अपने काम धंधे में माँ बाप के साथ लग जाओ। तो ये एक स्थिति थी मेरे अपने परिवार की बचपन से। तो मैं पढ़ता कम था और जो कस्बों में उन ज़मानों में खेल कूद हुआ करते थे, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी और कंचे, ताश के पत्ते, पत्तों के अलग अलग किस्म से गेम बना करके जो बच्चों के होते हैं, तो वैसे माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे और घर के पास था। तो एक बहुत ही सामान्य सी मेरे जीवन की शुरुआत थी। तो अर्ली डेज में ये जो आपका होम टाउन है ये कौन सा है? राजनांदगांव, जो छत्तीसगढ़ में, वह पहले ये मध्य प्रदेश में ही था, अब छत्तीसगढ़ में। ओके। उसके बाद में जैसे मैं प्राइमरी कंप्लीट करके और जब प्राथमिक स्कूल में आया, जिसे 6वीं से जो शुरू होता है, तो वहाँ से मुझे कुछ पढ़ने का, बाहरी किताबें वगैरह या अखबार वगैरह पढ़ने का एक लत लगी कहे, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखने लगा। मुझे याद है कि 6वीं में मैंने एक निबंध लिखा था, तिमाही परीक्षा के, उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र के उत्तर में। और मेरा वो निबंध बाद में जब जांचने वाले जो शिक्षक थे, उनने क्लास में पढ़ करके सुनाया था कि देखो निबंध ऐसे लिखा जाता है। किस टॉपिक पे था वो? अब मुझे याद नहीं है किस टॉपिक पे है, लेकिन वो मेरे क्लासरूम में सुनाया गया था कि निबंध ऐसा लिखा जाता है। कैसा फील हुआ आपको उस समय? तो उस समय मुझे ऐसा गर्व लगा कि मैं अब कुछ लिख सकता हूँ। और उसके बाद मैंने लिखने की शुरुआत की। उन दिनों हमारे परिवार का ही एक समाचार पत्र था जो हमारे एक कजिन राजनांदगांव से ही प्रकाशित करते थे, जो आज भी प्रकाशित होता है। क्या नाम है इसका? सवेरा संकेत। ओके। उस समाचार पत्र में मैंने लिख करके और भेजने लगा, तो एक दिन भाई साहब ने मुझे बुलाया। बोले ऐसे नहीं लिखते, अभी तुम कमज़ोर हो, रोज़ लिखो और रोज़ ला करके मुझे बताओ। तो मैंने कविता भी लिखना शुरू की, निबंध
पहले तो मैं लेख सरीका लिखता था, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले निबंध लिखने की प्रैक्टिस करो। निबंध कैसे लिखा जाता है उनने समझाया। वो अच्छे राइटर थे, संपादन तो अखबार का करते ही थे बहुत समय से ही। तो उनने धीरे धीरे मुझे समझाया और फिर मैंने कविताएं लिखना चालू करी, लेख भी लिखे, व्यंग भी लिखे, और कभी कभी वो सवेरा संकेत में या रायपुर के कुछ अखबारों में, जो नवभारत है, देशबंधु है, उनमें प्रकाशित होने लगे। तो ये एक सिलसिला मेरा प्रारंभ हुआ। पढ़ने में मेरा रुचि कम थी। ये सब जब हो रहा था उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? मैं 4 साल की उम्र में स्कूल में आ गया था, क्लास 1 में, और 6वीं में 10 साल का था। 9th में जब मैं आया तो मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। और मेरी आदतें उस समय तक थोड़ी सी खराब हो गई थी। जैसे कि गलत दोस्तियां थी, और उनमें जितनी गलत दोस्ती के जितने दुष्परिणाम हैं वो सारे आप हिसाब लगा सकते हो कि जो मेरे साथ में दोस्त थे सब वो कलाकार थे। तो वो लोग सिगरेट भी पीते थे, कोई गांजा भी ले आता था। मेरे को सप्लीमेंट्री आई 10th में? 9th में ओके। सप्लीमेंट्री आई तो मैं घर में डांट पड़ी, भाई पास हो जाए वहाँ तक ठीक है, कोई फर्स्ट क्लास की उम्मीद नहीं करता था, लेकिन पास तो हो। सही बात है। और स्थिति ये थी कि मोहल्ले भर में मैं बदनाम था कि ये हाथ से निकला हुआ है और गुंडा बदमाश है। तो पूरे मोहल्ले में, पूरे परिवार के, समाज में, जो हमारा समाज था, क्योंकि छोटा कस्बा था और सब रिश्तेदार आजू बाजू ही थे। करेक्ट। तो हर कोई ये चाहता था कि ये हमारे बच्चे से दूर रहे। ओहो। अब सप्लीमेंट्री की परीक्षा मैंने दी, परीक्षा दी, पेपर फिर बिगड़ गया। अब मैं घबराया, मैंने कहा यार अब बहुत बुरी स्थिति होगी। तो दूसरे ही दिन मैंने घर से भाग गया। भाग गए आप? घर से भाग गया। क्या एज होगी उस वक्त? 14 साल। और गए कहाँ भाग के? अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। निकल गया, मैं साइकिल ली, साइकिल से करीब 40 किलोमीटर दूर भिलाई तक पहुँचा। साइकिल से? हाँ, और फिर भिलाई में पुलिस थाने के वहाँ पर साइकिल को छोड़ दी, और फिर रेलवे स्टेशन चला गया। वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ ली। 3-4 दिन ट्रेनों में बिना टिकट घूमता रहा। कहाँ कहाँ गए आप? मैं ये चकद्दरपुर तक, उधर टाटा नगर, चकद्दरपुर, ये बहुत सारी जगह, मेरे को खुद को अभी याद नहीं कौन कौन से स्टेशन थे। 4 दिन आप बाहर रहे? 4 नहीं, मैं करीब 7 दिन तक ऐसे घूमता रहा। जेब में 20-25 रुपये थे। उस समय सस्ते का ज़माना था, हल्का फुल्का कुछ खा के और पानी पी के मैं निकाल ले रहा था। 10 पैसे की चाय मिल जाती थी, 25-30 पैसे की नाश्ता हो जाता था। ये कौन से साल की बात है? अब ये आप हिसाब लगा लीजिए कि उस समय 14 साल का था, अभी मैं 72 साल का हूँ, तो करीब करीब 58 साल पहले की बात है। फिर मुझे लगा कि कहीं तो जाना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट। उस समय मेरे सबसे बड़े भाई जो है वो हिंडाल्को रेणुकूट में सर्विस कर रहे थे। अब चकद्दरपुर पहुंचने के बाद में मैंने पता किया कि रेणुकूट कहाँ है। तो उसका ट्रेन रूट वगैरह मालूम किया और वहाँ से फिर मैं रेणुकूट पहुंच गया। रात भर की यात्रा करके सुबह सुबह रेणुकूट में अपने भाई साहब का एड्रेस ढूंढते हुए उनके घर के सामने पहुंच गया। वो 5-6 लोग एक साथ एक ही मकान में रहा करते थे, उनके सब कलीग वगैरह।
मैं पहुंच करके, और ब्रदर वहाँ बाहर ही खड़े हुए थे, तो उनने मेरे को देखा। उनको मालूम पड़ गई थी कि मैं घर से बाहर हूँ। फादर ने पत्र से उनको सूचित कर दिया था, और मैं 7 दिन हो गए थे तो पत्र उनको पहले मिल चुका था, तो उनकी जानकारी में था कि मैं घर से बाहर हूँ। तो उनने रिसीव किया अच्छे से। कपड़े तो मैं वही थे जो मेरे घर से निकला था, वही कपड़े थे। उन्होंने कहा ठीक है। नाश्ता वास्ता जो तैयार हुआ वो कराया वराया। फिर तब तक कि बाज़ार में दुकानें खुल गई थी, लेकर गए 3-4 जोड़ी कपड़े खरीदे, आए नहा धो के अपने कपड़े पहन करके। फिर उनको ड्यूटी जानी थी, तो उनने कहा मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, ये टेबल की ड्राज में पैसे रखे हुए हैं, तेरे को ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल लेना और चले जाना। कहीं भी जाना हो घूमने, बाज़ार वगैरह में कुछ लेना हो। मैंने कहा ठीक है। अब उस ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, रेडियो सुनना, दिन भर बैठना। और मुझे जासूसी किताब पढ़ने का बड़ा शौक़ हो गया था, तो मैं बाज़ार गया, एक आध जासूसी किताब उठा लाया। जासूसी किताब? हाँ, उस समय कुछ फेमस राइटर थे जिनकी किताबें बहुत चलती थी, अब नाम भी मुझे याद नहीं है। तो वो ऐसे 15 दिन खाना पीना, थोड़ा घूमना टहलना, भैया के दोस्तों के साथ में गप मारना, ये रूटीन 15 दिन तक चलता रहा। भाई साहब ने भी कभी कोई बात नहीं करी कि क्यों भागा, क्या हुआ, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है। 15 दिन बाद एक भाई साहब मेरे साथ ऐसे ही बैठे, बातचीत। मेरा जो निक नेम है बबला। आपका निकनेम बबला है? उन्होंने कहा बबला, तूने भविष्य का कुछ सोचा क्या? मैंने कहा भैया पढ़ना है, पर अब वहाँ राजनांदगांव नहीं पढ़ना है। तो भैया ने कहा कि भाई यहाँ तो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तेरा एडमिशन यहाँ तो हो सकेगा नहीं। फिर उन्हें कोई बात नहीं, तुम यहीं मेरे पास रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और पूरी ज़िंदगी भी रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, इतना तो मैं कर लूँगा तेरा। फिर 2 पल रुक करके उन्होंने कहा, पर एक बात मेरे को लगती है, सोचने में आता है, अभी तो तेरे को थोड़ी समझ कम है, पर कल के दिन जब तू समझदार होगा थोड़ा, तो तेरे को खुद को सोचने में आएगा कि मेरी ज़िंदगी क्या है। और ऐसा लगेगा कि मैं किसी के भरोसे पल रहा हूँ। देख, बुरा मत मानना, पर एक तेरे को खुद को महसूस होगा कि ये कुत्ते सरी की ज़िंदगी है। क्या बात है, बोला उन्होंने? वो जब उनने ये शब्द कहे तो वो सीधे मेरे दिमाग पे चोट कर गए। मैंने कहा भैया आप बताओ क्या करना है। बोले एक लेटर में फादर को लिख देता हूँ। फादर को हम लोग भाई साहब बोलते थे, क्योंकि वो जब हम बड़े हो रहे थे तो उनके सारे भाई उनको भाई साहब बोलते थे, तो हमने भी पिताजी को भाई साहब बोलना चालू कर दिया। तो बोले मैं उनको एक लेटर लिख देता हूँ और तू राजनांदगांव। मैंने कहा भैया वहाँ तो पूरे मोहल्ले में मैं बदनाम हो गया हूँ, कोई मेरे को पसंद ही नहीं करता है, कोई अपने घर में घुसने नहीं देता है। बोले कोई बात नहीं, अब तेरे को वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। और रही बात लोगों की, तू लोगों की परवाह मत कर, एक रास्ता है, तू अपना दिमाग पढ़ाई पे लगा, पढ़ लिख लेगा, उस दिन सारी जो नफरतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी तेरे प्रति।
मैंने कहा ठीक है। उनके एक मित्र थे, वो राजनांदगांव के ही थे, उसी कारखाने में वो जाने वाले थे। उनने मेरे को उनके मित्र के साथ वापस राजनांदगांव भेजा। मैं घर पहुंचा, फादर को ब्रदर के हाथ की चिट्ठी दी। फादर ने देखा दुखाया उनको, उन्हें किसी ने कुछ बोला नहीं। उनने फादर ने भी घर वालों को बोल दिया कि इसको कुछ बोलना नहीं कोई भी। मैं पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वो सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वो मेरे फेवर में था, पास हो गया था मैं। अरे वाह। 10th 11th मैंने मेहनत करी और पर 11th में 2nd डिवीज़न से मैं पास हुआ। कॉलेज में अब उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊं, पर फादर ने मना कर दिया कि नहीं, तुमको जो पढ़ना है यहीं पढ़ लो और तुमको बिजनेस में साथ में लगना है। वो ये बात उनने इसलिए कही कि जब मैं राजनांदगांव पहुंचा उसके बाद से जब भी मौका रहता वो मुझे साथ में मंडी ले आते थे जहां अनाज की ढेरियां बिकती थी और मैं बोली लगाता था और उसके बाद में अनाज खरीद करके और उसको भरवा करके गोडाउन तक ले आता था। और जब मैं मंडी में बोली लगाता था तो दूसरे व्यापारी जो थे वो ये मानते थे कि यार ये बच्चा है, इसको फंस जाएगा तो ये बेचारा मुसीबत में आएगा, तो वो मेरे सामने कोशिश करते कि वो बोली कम लगाते, तो मैं थोड़ा सस्ता माल लेके आता था। फादर को लगा कि ये तो अच्छा है। मैंने उनका साथ देना शुरू कर दिया, पढ़ना थोड़ा सा पढ़ लेता था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मेरे उस समय नहीं हुए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बिजनेस में रहूं, क्योंकि मेरे से जो बड़े ब्रदर थे वो मेडिकल में जा चुके थे और सबसे बड़े ब्रदर जो है इंजीनियर बन चुके थे। और सबसे बड़े ब्रदर का ही ये एस्पायरेशन था कि उन्हें इंजीनियरिंग करी तो फिर पीछे हम लोगों को पढ़ने की ललक जागी, क्योंकि घर में और कोई माहौल नहीं था। जब भी काम मैंने शुरू किया तो लगा कि हाँ अब थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ना और लिखना शुरू किया और ढंग से पढ़ना चालू किया, बाकायदा नोट्स बनाना, सीरियसली पढ़ना। 2nd ईयर तक मेरे मार्क्स अच्छे थे और मैं यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन तक था। फाइनल में आते ही मुझे लगा कि नहीं, अपने को तो टॉप करना चाहिए। और ये थॉट प्रोसेस चेंज कैसे हो गया? ऐसे ही बाई दी वे ऐसा लगा, किसी दिन दिमाग में एक हुक उठी कि क्यों ना मैं 2nd, क्यों नंबर 1 क्यों नहीं। जब नंबर 1 की इच्छा जागृत हुई तो मैंने पता किया कि जो मेरे से पीछे है उसके मार्क्स कितने हैं एग्रीगेट में, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं उससे 48 नंबर पीछे हूँ। कॉमर्स में उस जमाने में बहुत टफ वैल्यूएशन हुआ करते थे, 60% से ऊपर जाना यानी एक अचीवमेंट हुआ करता था और प्राय मेरिट्स जो है वो 65% के अंदर अंदर ही डिसाइड हो जाती थी सारी। इतना टफ मार्किंग? हाँ, वो सारा थ्योरी होता था, प्रैक्टिकल कुछ उसमें था ही नहीं। तो मैंने फिर हिसाब लगाया, मैंने कहा 48 मार्क्स अगर मेरे को कवर करने हैं, यानी कम से कम हर सब्जेक्ट में 7-8 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है। और 7-8 मार्क्स बहुत मुश्किल के हैं, क्योंकि 50 मार्क्स लाना तो आसान हो जाता है, 60 थोड़ा उससे डबल मेहनत हो जाती है, पर 60 के ऊपर जाना मतलब हर अंक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। खैर मैंने मन में धार लिया था तो मैंने मेहनत की और खूब मेहनत की, पूरी रात पढ़ना, दिन में 2 बजे तक सोना, फिर उठना, थोड़ा देर घूमना, खाना पीना, उसके बाद में फिर शाम से बैठ जाना तो सुबह तक। तो मेरी ये धुन जो है रंग लाई और मैं टॉप कर गया। क्या बात है।
टॉप करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं आगे। अब उस समय कोई गाइड तो था नहीं, कस्बा था, कस्बे में हमने पूछा भाई क्या करना चाहिए, कॉमर्स में क्या सबसे ज़्यादा होता है, तो किसी ने कहा भाई सीए कर लो। हमने कहा भाई सीए ही ठीक है। उस समय किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में बताया नहीं। मालूम पड़ा कि सीए कॉमर्स की सबसे अच्छी डिग्री है, ऊंची डिग्री है। पता किया तो हमारे ज़िले में एक ही उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, वो दुर्ग जिला था, राजनांदगांव दुर्ग जिले में था, आजकल तो राजनांदगांव भी जिला है। तो हमने कहा यार ठीक है अब करते हैं सीए। ब्रदर रेणुकूट से आए हुए थे, ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने फादर को कहा कि मेरे को सीए करना है। फादर तो मुझे बिजनेस में लेने के लिए उधार बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, मैं क्या सारी ज़िंदगी तुम लोगों को पढ़ाने वढ़ाने के ही करता रहूँगा क्या, और सारी ज़िंदगी मैं काम करता रहूँगा? अब मेरे को भी यहाँ आदमी चाहिए काम के लिए, तो तुमको तो बिजनेस संभालना है। मैंने कहा मैंने क्या दुश्मनी करी, ये बड़े भाई साहब बेटे हैं, इनको बोलो ये आकर के काम संभालें, बड़े बेटे का काम है संभालना, और वो जो डॉक्टर साहब हैं उनकी पूरी होने को है, उनको बोलो कि वो आकर के संभालें। वो दो संभालेंगे तो मैं संभालूंगा। फिर जब बिजनेस ही संभालना है तो सब भाइयों को संभालना है, सब बराबर। जी हाँ। तो बड़े ब्रदर ने कहा ये बोल ठीक रहा है, जब ये पढ़ने लगा है तो इसको मौका क्यों नहीं। ये वही वाले भैया हैं जिनके पास आप भाग के गए थे? जी हाँ। फादर ने कहा मैं खर्चा वर्चा देने वाला नहीं, तो भैया ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। अब उनने कहा तो फादर के पास में दूसरा कोई उत्तर था नहीं, मजबूरी थी। भैया ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, कलकत्ता में मेरे मामा ससुर हैं, वो उनकी बड़ी मिलें हैं, तो उनसे कहता हूँ वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में तुम्हारी लगा देंगे आर्टिकल से। उनने बात करी, उनने बात करने के बाद में वो जो वहाँ के काकरियाज हैं कलकत्ता में, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट लोढ़ा थे, राजेंद्र लोढ़ा, लोढ़ा एंड कंपनी। उन्हें लोढ़ा एंड कंपनी में मेरे एक रिकमेंडेशन कर दी। सामान्यतः उस समय बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में बिना रिकमेंडेशन के, वो भी किसी बड़े उद्योगपति की रिकमेंडेशन हो तो एंट्री दी जाती थी। मुझे वहाँ एंट्री मिल गई। उन्हीं की एक गद्दी थी जहाँ जूट का व्यापार होता था, तो वो गद्दी ऐसी थी कि दिन भर लोग काम करते थे, रात में सारे कर्मचारी वहीं सो जाते थे गद्दी में। दो तरफ बड़ी बड़ी गद्दी लगी रहती थी, रात में उस गद्दी में ही सो जाना। अब मैं कलकत्ता पहुंच तो गया, कुछ दिन जब मेरा रूटीन रहा तो मैं घबरा गया। कलकत्ता की भीड़, बस में चढ़ना उतरना एक बड़ा टीडियस काम था। तो 3-4 दिन तक तो मैं हावड़ा ब्रिज तक जा कर के वहाँ हावड़ा ब्रिज पे खड़े होके और आंसू बहाया करता था कि मैं कहाँ फंस गया। यानी वही कलकत्ता एक तो महागंदा था उस समय शहर, और मैं वो मछुआ के पास जो एरिया, वो सब जहाँ सुबह से शाम तक कचरा उठता था लेकिन कचरा ख़त्म नहीं होता था, इतनी गंदगी थी। और उसमें भी एक गली में एनीवे कुछ दिन बाद फिर मेरे को लगा कि मैं वापस तो नहीं जा सकता, क्या बोल के जाऊंगा, वापस जाऊंगा सब पूछेंगे वो लौट के बुद्धू घर को आए। तो मैंने शुरू करी लोढ़ा एंड कंपनी में जाना। वहाँ एक जो पार्टनर थे लोढ़ा एंड कंपनी के यंगेस्ट, वो अलॉटमेंट करते थे
ऑडिट का। तो उनने मेरे को एक ऑडिट में अलॉटमेंट में टी गार्डन में भेजा किसी के साथ, सीनियर के साथ। टी गार्डन बड़ी ऐसी ऑडिट होती थी कि जहाँ बड़ा अच्छा सुकून रहता था। वहाँ मैनेजर के बंगले के साथ लगा हुआ गेस्ट हाउस होता था, वहाँ रहते थे। मैनेजर का घर में पका हुआ बढ़िया घर का खाना खाते। शाम को क्लब लाइफ थी। तो हमारे यहाँ वो उसको हनीमून ऑडिट कहते थे। हनीमून ऑडिट। हनीमून। जैसे वो जाते थे वहाँ टी गार्डन्स में, अपने अपने शौक के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं मिलती थी। शाम को क्लब जाते थे। तो जब ऑडिट ख़त्म होती थी, वो एक 5 पाउंड का चाय का पैकेट, जो वहाँ टी गार्डन की बेस्ट चाय होती थी, वो गिफ्ट होती थी। मैं जब भी वहाँ से लौट के पहली बार जब आया मैं, तो वो 5 पाउंड की जो गिफ्ट उनने दी थी, मैंने वो जिनने मुझे अलॉट किया था, नाम नहीं लूँगा, तो उनके हाथ में दे दी। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सर वो वहाँ से गिफ्ट मिली थी, मैं तो यहाँ पे बैचलर हूँ, चाहे तो कोई और बनाने का पीने का है ही नहीं, तो आप रखिए। करेक्ट। परिणाम ये हुआ कि वो मेरे से बड़े प्रभावित हुए। और महीने भर बाद में फिर मैंने एक दिन सिर खुजाते हुए उनके पास पहुंचा तो बोले ऑडिट गार्डन चाहिए। कहाँ से? गार्डन का एक फ़ायदा था, टी गार्डन से फ्लाइट की टिकट आती थी आने जाने की। करेक्ट। हमारी एक ऑडिट ट्रेवलिंग एजेंसी में भी थी। ओके। और उस जमाने में स्टूडेंट कंसेशन हुआ करता था, तो 50% कंसेशन होता था। तो हम क्या करते थे कि वो जो टिकट आती थी वो ट्रेवलिंग एजेंट को दे देते थे वापस, कि भैया इसको कैंसिल कर दे और नई बना दे हमारी स्टूडेंट कंसेशन में। ओके। तो वो आने जाने की 300 रुपये की जो टिकट होती थी उसमें 150 बच जाते थे, क्योंकि उस समय कैंसिलेशन की कोई चार्ज नहीं कटा करते थे। तो वो 150 हमको नगद मिल जाते थे। वो हमारी आय थी। घर से 300 रुपये मात्र आते थे। 300 रुपये में घर चलाना, यानी वहाँ कलकत्ता में चलाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। आप उस खाने पीने के अलावा ऐश नहीं कर सकते थे। तो आपको वहाँ पर वो 300 घर से आते थे, 150 ये मिल जाते थे। हम्म। अब रही बात टी गार्डन ऑडिट की, तो 10 दिन ऑडिट में रहते, तब तक के कोई खर्चा लगता नहीं था, वो पैसे ही बच गए। तो वो पैसे भी बचते थे। तो कुल मिलाकर के वो 300 जो महीने के लिए आता था, वो 20 दिन चलाने होते थे और 150 और बोनस मिल जाते थे। तो हमारी अय्याशी चालू हो गई। अय्याशी मतलब? घूमना फिरना, खाना पीना, ये मतलब आपने अपने जो शौक थे वो हाँ, पूरा करना वो शुरू पूरे कर दिए। करना शुरू कर दिए। जो काकड़िया जी थे, उनकी कुछ टाकीजें थी, तो महीने में एक आध बार उनसे मिलने चाहता था, तो वो मुझे 4 लोगों का पास बना करके दे देते थे। जिस टाकीज में नई फिल्म लगी होती थी, तो 4 लोगों के बॉक्स ऑफिस के पास मुझे दे दिया करते थे। तो गद्दी में 3 मेरे और दोस्त थे मेरे एज के, तो उनसे मेरा एक यानी अनरिटन एग्रीमेंट था कि 4 लोगों के पास है, हम्म। तो एक तो टैक्सी में लेके जाएगा, हम्म। एक लेके आएगा, और एक इंटरवल में नाश्ता कराएगा। आहा। तो महीने में नहीं, हफ्ते में, सॉरी, हर हफ्ते 4 पास में लिया करता था, 4 का पास। तो हर हफ्ते हमारी एक फिल्म पक्की होती थी। तो इस दौर में मेरे लगभग जो पीरियड था वो ख़त्म होने को आ गया आर्टिकलशिप का। लेकिन मैं एंट्रेंस का इंटर का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। देता कैसे, तैयारी तो कोई करता नहीं था, बस वो चलती थी मस्ती।
फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अभी ये सीए फालतू है। तो मैंने एक दिन लोढ़ा जी से कहा कि मेरे को आप ट्रांसफ़र दे दीजिए। लोढ़ा एंड कंपनी में ट्रांसफ़र देना बड़ा मुश्किल, कोई ट्रांसफ़र कभी होते नहीं थे। अब मैं बिल्कुल अडिग था कि मुझे तो ट्रांसफ़र चाहिए। जब उनने मना कर दिया तो मैंने लोढ़ा एंड कंपनी की कंप्लेंट कर दी इंस्टीट्यूट में कि ये अपने आर्टिकल्स को स्टाइपेंड नहीं देते हैं। अरे बाप रे। अब लोढ़ा जी ने मेरे को बुलाया, ये क्या है? मैंने कहा सर मेरे को ट्रांसफ़र दे दो। उनने मेरा ट्रांसफ़र बना दिया। बाद में वो कैसे निपटे वो मालूम नहीं, लेकिन ये बाद में मालूम पड़ा कि उनने सबको स्टाइपेंड देना चालू कर दिया था मेरे जाने के बाद। ओके। मैंने एक बंगाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में इंटर्नशिप ले ली और राजनांदगांव आ गया। अब चूंकि मेरे को टी गार्डन्स का काफ़ी ऑडिट की हुई थी, तो मैंने कहा क्या करना है, तो मैंने एक चाय की दुकान खोल ली कहाँ पर? राजनांदगांव। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मेरी और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। आपने चाय की दुकान चलाई है? चाय पत्ती की। ओके। अब दुकान चालू करी तो फादर नाराज हुए कि ये क्या है, तू ये किलो किलो 2-2 किलो चाय बेच रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है। तो मैंने फिर बाज़ार में एक दुकान ली, वहाँ डाल दी। फादर नाराज थे। मैंने बोले मैं कोई फाइनेंस नहीं करूँगा, कोई पैसे नहीं दूंगा, तू तेरे को जो करना है कर। मैंने कहा भाई इसमें इज्जत और क्या बात आ गई, मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूँ, छोटे रूप में कर रहा हूँ। करेक्ट। नहीं बोले ये अपने अपन गोडाउन भरते हैं अनाज का, मैं 100-100, 200-200, 500-500 बोरी माल बेचता हूँ एक बार में, और तू ये 1-1 किलो बेच रहा है। मैंने कहा मत दो फाइनेंस। अब उनने फाइनेंस का मना कर दिया, तो वहीं एक राजनांदगांव में ही एक चाय वाला होलसेलर था, मैंने उससे बात करी। उसने कहा ठीक है मैं आपको उधार दूंगा, लेकिन कास्ट तो जो दूसरों से लेता हूँ वही लूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तेरे उधार की जो अवधि है वो दूसरों के लिए 15 दिन है, मेरे को 2 महीने की साइट चाहिए। उसने देखा कि चलो ये आदमी काफ़ी माल निकालेगा तो ठीक है, बोले 2 महीने की साइट में दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 13 रुपये किलो की चाय हुआ करती थी, 30 किलो की पैकिंग होती थी, एक बॉक्स 390 रुपये का हो गया। रुपये का। मैंने उसे 10 पेटी बुलाई। छोटी बस्ती थी, जितने किराने वाले थे उन सब से मैं जाके मिला, उनको बताया ये माल है, ये ब्रांड है, और भाव 12 रुपये 90 पैसे, पेमेंट कैश। 13 रुपये में आप ले रहे थे और 12 रुपये 90 पैसे में मैंने बेच कहा रहे थे? 12 रुपये 90 पैसे पेमेंट कैश, उधारी नहीं। किराने वाले जनरली पैसा तो रख के बैठते हैं, हाँ। लेकिन उनको अगर उधार बाजार में मिल रही है तो कोशिश करते हैं उधार ही लें। करेक्ट। लेकिन 10 पैसा कम मिल रहा है तो नगद ठीक है। ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने में एक पेटी पे 3 रुपये का नुकसान करके 2 महीने में उस चाय वाले होलसेलर की सारी वर्किंग कैपिटल मेरे पास थी। क्या बात कर रहे हैं? सारी वर्किंग कैपिटल मेरे पास थी, क्योंकि मैं तो कैश में माल बेच रहा था, और इससे उठाऊं और दूसरे दिन निकाल दूं, उससे उठाऊं और दूसरे दिन निकाल दूं। यानी पीछे से आपको 60 दिन के लिए पैसा मिला और 60 दिन या ब्याज फ्री पैसा मिल गया आपके पास। अब वो जो पैसा मिल रहा था कैश,
उसको लेके मैं बिलासपुर जाता था। बिलासपुर के जो होल सेलर्स थे वो नकदी देख के अच्छे से निगोशिएट होते थे। तो आप बिलासपुर से चाय खरीद रहे थे फिर बिलासपुर से चाय खरीदना चालू कर दिया मैंने। और वहाँ क्या भाव मिलने लगी? वहाँ मुझे अलग अलग क्वालिटी की चाय मिलती थी, तो वो सारी चाय अलग अलग 12 रुपये, 12.5 रुपये, 11.5 रुपये, 13 रुपये, मैं उसको ब्लेंडिंग करके अपनी ब्लेंड बना देता था क्या बात है। और वो बेचना चालू कर दिया। कुल मिलाकर के साल भर तक मैंने धुआंधार बहुत कम मार्जिन पे धंधा किया। जितना पैसा आता था कमाई में वो बढ़िया से अपना ऐश चलती थी, दोस्तों के साथ में पार्टियां चलती थी। एक दिन मेरे साथ में पड़ा हुआ एक दोस्त जो इंदौर में सीए कर रहा था, वो आया मेरे पास मिलने। मैंने कहा आओ यार बैठो, बैठा, चाय वाय पिलाई। बोले मेरा इंटर हो गया। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई है। वो जो दोस्त था वो पहले 3 बार बीकॉम में बीएससी में फेल हो गया था और मेरे ब्रदर के साथ ही पढ़ रहा था, बड़े वाले ब्रदर के साथ, और वो फेल होते होते बाद में उसने कॉमर्स ज्वाइन करी थी और फिर बीकॉम हुआ था और फिर सीए कर रहा था। यानी मेरे से 3 साल बड़ा था लेकिन मेरे साथ में था। अब वो, मैंने कहा बहुत बधाई की बात है, वो हवा में आ गया। अरे बोले बहुत आसान काम नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसी मेहनत करी, मैंने वैसी मेहनत करी और हर कोई नहीं कर सकता, इंटर करना कितना टफ है। और जब वो बोलता गया तो मेरे दिमाग पे चोट पड़ती गई। मैंने कहा तू हमारे से पीछे बैठने वाला, मैं बीकॉम का गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े भाई के साथ फेल होते होते तू हमारे साथ आया और अब इंटर हो गया, इतनी बात कर रहा है। मैंने कहा देख मैं आता हूँ और मैं आप करूँगा, सीए करके तेरे को बताता हूँ। वहाँ से दिमाग में आ गया कि अब अपने को सीए करना है। तो सीए करने आप इंदौर आए फिर? तो मैंने सेंटर इंदौर लिया सीए का, मेरी आर्टिकलशिप पूरी हो गई थी। सेंटर इंदौर लिया, इंदौर में आकर के मैंने सीए की एग्ज़ाम दी। 10 दिन पढ़ा। अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होता है, लोग तो मेरे कज़िन यहाँ थे, उनके पास में रुका। तो कज़िन में दिन भर अपनी सोना मस्ती करना, ये रात को पढ़ता था। एक दिन शाम को पढ़ रहा था तो मेरे ब्रदर के एक मित्र जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी उनने कर दिए थे, कज़िन के जो मित्र थे, वो आए, बोले ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा अकाउंट पढ़ रहा हूँ। बोले पढ़ रहे हो? अरे इसमें तो टनों कागज घिसना पड़ते हैं तब जा कर के एक्सपर्टाइज आती है। मैंने कहा देख भैया मेरे पास में टाइम नहीं है यार, मैं अब इसको सैकड़ों प्रश्नों को हल करूं कागज पे, एक प्रश्न 1 घंटा 40 मिनट करीब लेता है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो मैंने वो, मेरा अपना तरीका है। बोले क्या तरीका है? मैंने कहा ये जो किताब है ये उसके साथ में इसके सॉल्यूशंस की एक किताब है। तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ता हूँ, 2 मिनट दिमाग में सोचता हूँ कि इसका उत्तर कैसा बनेगा, फिर वो सॉल्यूशन में देखता हूँ कि मेरे स्टाइल से उत्तर लिखा हुआ है क्या। बोले कोई तरीका है? मैंने कहा मेरा तो तरीका यही है, जो प्रश्न 40 मिनट में मैं हल करूँगा उसको आधे 1 मिनट में मैं कर लूँ तो मेरे लिए अचीवमेंट है बस। बोले ऐसा कर लेते हो? मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं करूँ क्या? ऑप्शन भी नहीं है ना, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। 10 दिन है परीक्षा को। वो हंसी मजाक करते हुए निकल लिए। परीक्षा के बाद में किसी दिन वो जो इंदौर वाला मेरा मित्र था, वो हमारे कजिन को मिला। बोले वो गौतम कब आ रहा है परीक्षा देने? बोले क्यों आएगा? बोले क्यों? बोले वो तो पास हो गया ना इंटर। बोले पास भी हो गया? बोले हाँ। तो भैया ने उनने मेरे को फ़ोन किया एक दिन, तो उनने बताया कि तेरा दोस्त मिला था, उसको आश्चर्य हो रहा था
ठीक है। मैंने कहा अब मुझे लगने लगा कि अब जब इंटर हो गया तो फाइनल तो करना पड़ेगा। तो मैंने दुकान चाय धीरे पत्ती की से दुकान को टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय किया। कुल मुनाफे के शुद्ध 1800 रुपये जेब में थे। जो लोगों से लेने थे वो समझ लो डूबत, लेकिन 1800 रुपये जेब में थे और मैं इंदौर आ गया। ये कौन से सन की बात है? ये बात है 78 की। ओके। 78 में जब मैं इंदौर आया, मैंने वो कज़िन के यहाँ रह कर के पढ़ाई वढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया। तो मेरे साथ एक दूसरा दोस्त जो इंदौर में ही सीए कर रहा था, वो भी मेरे साथ आ गया था एग्ज़ाम देने। हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में हमने कहा यार यहीं सेटल हो जाते हैं। फादर से मैं उम्मीद नहीं करता था कि वो कुछ पैसा देंगे और मैं मांगना भी नहीं चाहता था। उनने करा सब कुछ, व्यवस्था हमारी यहाँ थी। हमने कोशिश करी एग्ज़ाम के बाद कि कुछ काम कर लें। वो साथ वाला जो दोस्त था उसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसकी इंदौर में बहुत जान पहचान है, बड़ी इज्जत है और वो जहाँ जाएगा काम मिल जाएगा। अब उसको ये मुगालता इसलिए था कि वो एक अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में था और उसके क्लाइंट जो थे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे आर्टिकल्स को। तो उसको ये गलतफहमी थी कि वो लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम के बाद उसके साथ हमने एक यहाँ कमरा किराए पे ले लिया, फिर रहने लगे दोनों साथ में। एक कुक रख लिया जो सुबह शाम आके खाना बना देती थी। अब जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो जब वो हम जाएं तो लोग काम नहीं दें और किसी ने काम दिया तो पैसे नहीं दें। तो वो साथी जो है वो घबरा गया। तो एक दिन वो बहाना करा कि मेरे छोटे भाई जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का लफड़ा पड़ रहा है, तो मेरे को तो लौटना पड़ेगा। वो लौट गया। अब जो किराया हम आपस में बांटते थे, जो खाने का खर्चा बांटते थे, वो भी गले पड़ गया। फिर वहीं स्क्वायर वन पे आ गए। फिर वहीं आ गए। फिर एक दिन मुझे लगा कि मैंने मोहल्ले के जो बच्चे वहाँ घूमा करते थे, एक दिन उनसे बात करी, 2-3 से, कॉमर्स के बच्चे ही थे। मैंने कहा भाई तुम लोगों को कुछ अकाउंट्स वगैरह में इसमें पढ़ने में कुछ क्वेरीज हो, परेशानी हो तो मेरे पास आ जाया करो पूछने। इस तरीके से कोठारी फाउंडेशन की नींव रखी गई है। इससे भी ज़्यादा कठिन स्थिति थी। वो 2-4 दिन तक बेचारे पूछने आते रहे। उनको लगा सर बहुत अच्छा बताते हैं। अब भाई एक सीए करने वाला आदमी अकाउंट्स के, कॉमर्स के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों की बात उनके लिए तो वो पीनट्स हैं। तो एक दिन उनने पूछा सर आप ट्यूशन पढ़ाएंगे? अच्छा, उन्हीं ने पूछ लिया? हाँ। मैंने कहा हाँ। बोले हमारी क्लास के 5 बच्चे हैं लेकिन आपको वो इंद्रपुरी जाना पड़ेगा। मैं कलर कॉलोनी में रह रहा था। ये मतलब डिस्टेंस वाला मामला। 12 किलोमीटर डिस्टेंस वहाँ से। 1978-79 में। मैंने कहा ठीक है। बोले 5 बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं तो आप पढ़ा देंगे? तो मैंने कहा पढ़ा देंगे भाई, वो एक जगह तय करने में 5 को अलग अलग जाके तो नहीं पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक। मैंने उनको पढ़ाना चालू कर दिया ट्यूशन। मेरी एक रेगुलर आय चालू हो गई। फिर एक पास में ही जो मेरे मामा के लड़के का दोस्त था, उसके फादर ने मेरे को बुलाया। बोले यार मेरे एक मित्र हैं सराफा में, उनके बच्चे जो हैं उनको पढ़ाना है। उनका पढ़ा देंगे। वो 3 बच्चों को वहाँ पढ़ाने जाना लगा। तो ऐसा करके रोज़ 40 किलोमीटर की साइकिलिंग मेरी हो रही थी। 40 किलोमीटर पर डे? खैर वो पार्ट टाइम काम था, 3 महीने 4 महीने ही पढ़ना था। इस बीच में मेरा रिजल्ट जब आया तो वो रिजल्ट भी फेल्ड हो गया। मैंने जा कर के पता किया दिल्ली में, तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं।
इस बीच में दूसरी एग्ज़ाम फिर आ गई, मैंने फिर फॉर्म भरा, दूसरी बार भी विथहेल्ड हो गया। तो मैं फिर वहाँ गया, डायरेक्टर स्टडीज़ से मिला, मैं भड़का, मैंने कहा मेरे को ये तो बताएं कि मेरा रिजल्ट विथहेल्ड क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो टोटल सर्विस है वो 1 दिन कम है आर्टिकल सी। और मैंने कहा 1 दिन कैसे कम है, मैंने तो पूरे 4.5 साल की वो करी। बोले नहीं, आपने जो पहली ऑडिट क्लर्क की करी वो 1.5 साल की बजाय 1 साल 5 महीने 30 दिन है। मैंने कहा साहब 1 साल 5 महीने 30 दिन यानी तो 1.5 साल ही हुआ ना। बोले नो, आपने 2 जुलाई 73 को ज्वाइन किया था और 31 दिसंबर तक किया, तो इसलिए वो जो है 17 महीने 30 दिन होती है, 18 महीने पूरे नहीं होती। 1 जुलाई संडे था। मैं फंस गया। मैंने कहा ये तो बड़ा बुरा। बोले नहीं, बोले आपके 1 दिन आज छोड़ दूंगा मैं, कल के दिन दूसरा आएगा। बोले 2 दिन ही कम है, एक तो आप छोड़ चुके हो, अब मेरा प्रॉब्लम 1 दिन का है, परसों 3 दिन वाला आएगा। वो बोलेगा 2 तो छोड़ते हो आप, मेरा भी प्रॉब्लम 1 दिन का है। बोले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, यहाँ रूल इज रूल। वापस आया, मैंने कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करी कि भाई मेरे को 1 दिन की आर्टिकल सिर्फ दे दो। कोई समझने को तैयार नहीं। आखिर वे एक पीएन नागर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनसे मैंने बात करी और उनको 1 दिन की मैंने सर्विस करके और सर्टिफिकेट लिया। क्या बात है। उस सर्टिफिकेट लेने के बाद तीसरी बार जब फाइनल एग्ज़ाम दिया तब मेरा क्लियर हुआ। अब सीए क्लियर हुआ और इधर नया साल शुरू हो गया। जो बच्चों को मैंने पिछले साल पढ़ाया था वो मेरे पास आए, बोले सर आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा पढ़ाऊंगा भैया, अभी तो मेरे पास कोई काम धाम है नहीं। तो बोले ठीक है सर, लेकिन आप इतनी मेहनत क्यों करोगे, आप एक काम करो कोई कमरा ले लो तो हम सब वहाँ पढ़ने आ जाएंगे। तो मैंने एमजी रोड पे एक क्लास जहाँ लगा करती थी वो खाली हुई थी, तो मैंने वो कमरा ले लिया और फिर उन्हीं बच्चों ने प्लाईवुड ले आए, वो ब्लैक बोर्ड पॉइंट से पोत भी दिया। वहीं नीचे मुड्डे बिकते थे तो 12-13 रुपए में एक मुड्डा आता था, 10-15 मुड्डे खरीद करके क्लासरूम बना दी। अब जब क्लासरूम बनी गई है तो बाहर बोर्ड टांग दिया कोठारी इंस्टीट्यूट। मतलब दैट इज क्लासिकल स्टोरी है स्टार्टअप, है ना। कहीं का उस भाग। जमाने में कॉमर्स में कोचिंग नहीं होती थी, तो वो इंदौर की पहली कॉमर्स कोचिंग क्लास हो गई। वाह। बच्चे वहाँ आने लगे, उन बच्चों ने ही मेहनत करी और वो स्थिति ये थी कि मैं सुबह से शाम तक क्लास लगाया करता था। पहले साल मैंने करीब 64 बच्चों को पढ़ाया। ये कौन सी ईयर की बात है? और ये 79 की, 79 में फर्स्ट बैच 79। कोठारी क्लासेस। 80 में मैंने मेरा सीए का रिजल्ट आकर के क्लियर हो ही गया था। मुझे ऑफिस खोलनी थी। ऑफिस खोलने गया, जगह देखी, राजवाड़ा में एक ऊपर हॉल खाली था। मालिक से बात करी, बोले हम दे देंगे, 750 रुपये किराया रहेगा महीने का। मैंने कहा ठीक है, इतना तो मैं दे सकता हूँ कैसे भी। तो बोले 25,000 डिपॉजिट देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई 25,000 तो नहीं है। मैंने कहा 25,000 मेरे पास नहीं है, मैं किराया आपको एडवांस में दूंगा हर महीने का, ये मेरी गारंटी। बोले 25,000 नहीं है किराया, वहाँ टाइमली दोगे, हमारे को तो सिक्योरिटी चाहिए। मैंने कहा आप आदमी की सिक्योरिटी कम समझते हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरी सीए की कोई सिक्योरिटी नहीं समझते। बोले नहीं, हम आदमी की सिक्योरिटी समझते हैं, लेकिन तब समझते हैं जब कोई परिचित हो, रेफरेंस। आपको तो हम जानते ही नहीं। तो मैंने कहा मैं कोई आपको रेफरेंस दे दूं तो चलेगा? बोले हाँ मेरे को चलेगा।
लेकिन हम कपड़े की लाइन के हैं, हमारे को कपड़े की लाइन के आदमी के चाहिए। अच्छा, कंडीशन थी उसमें? कंडीशन थी। मैंने थोड़ी देर सोचा तो मुझे लगा एक दूर के कजिन के ससुराल वाले यहाँ क्लॉथ मार्केट में है, मैंने उनका नाम ले दिया। तो इन्होंने कहा वो तो हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं। मैंने कहा साहब उससे अच्छी बात क्या, आप उनसे बात कर लें। अब मैं बोल के तो आ गया, लेकिन क्या मालूम ऊपर वाला या कोई डेस्टिनी थी। मैं वहाँ से निकला और अब जाने के लिए तो रास्ते में शास्त्री ब्रिज पे उनका लड़का जो है वो स्कूटर से आ रहा था, मैंने उसको हाथ दिया तो उसने रोका, बोले भाई साहब बताओ क्या। मैंने कहा भाई वो राजवाड़ा के वो स्टोर वाले हैं, उनके ऊपर खाली है, मैंने किराए पे बात करी, वो डिपॉजिट मांग रहे हैं, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा रेफरेंस दो, तो मैंने आपके फादर का रेफरेंस दे दिया। बोले आप निश्चिंत रहो, हमारे फादर बात कर ली। शाम को ये शख्स उनके पास गया मिलने के, भाई वो आपके कोई रिश्तेदार हैं कोठारी जी? हाँ, उनने कहा हाँ। बाद में जो उनने मेरे को मालूम पड़ा, उनने कहा हाँ। तो बोले वो उनको वो आए थे हमारे ऊपर का, तो बोले दे दो। तो बोले वो एडवांस देने में उनको क्या तकलीफ है? तो उनने नाटकीय रूप से उससे कहा कि भाई एडवांस काय का? बोले किराए का। तो उनने फिर कहा भाई मैं तो समझ रहा था कि वो खरीद रहे और तुम्हारे कोई 1 नंबर 2 नंबर का कोई झगड़ा होगा, तो एडवांस है तो ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई कोठारी फैमिली है, मेरी लड़की दी उस परिवार में, मैं कोई अरे गरों के यहाँ लड़की दूंगा? बोले दे दो। बोले ऐसा है आजकल के बच्चे जरा खुददार हैं, अपने से कुछ करना चाहते हैं, और अपन कहाँ से उठे हैं, अपन भी तो ज़मीन से उठे हैं, तो अपने को चाहिए ऐसे बच्चों की मदद करना। उस व्यक्ति ने ये बात खुद उस मकान मालिक ने मेरे को बाद में बताई कि उनने ऐसा कहा। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनने चाबी दे दी। मैंने कहा एग्रीमेंट? बोले वो होता रहेगा, आप तो ले जाओ चाबी। जगह मिल गई। अब उसको एडवांस का किराया देना था, किराया जेब में नहीं था। मैंने जहाँ मैं रह रहा था उसके मकान मालिक के लड़के के बात करके 1000 रुपये उधार लिए, उसको 750 दिए। अब वो उतने बड़े हाल को सजाना, उसके लिए पैसे नहीं। तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की नगर निगम ब्रांच में गया मैं, वहाँ दवे करके मैनेजर थे, मैंने उनसे बात करी, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया हूँ लेकिन मेरे को लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा 25,000 तक तो मेरे पास में व्यवस्था है, पावर है, मैं आपको सैंक्शन कर दूंगा, लेकिन आपको जो 5,000 6,000 रुपये आपके अपने कंट्रीब्यूशन पहले लगाना पड़ेगा। मेरे लिए समस्या थी कि 5-6 हज़ार रुपये कहाँ से लाऊं। तो यहाँ लॉ बुक्स के एक फर्म से मैंने बात करी। मैंने कहा भैया मुझे किताबें तो चाहिए कुछ लेकिन मुझे पैसा तो मैं धीरे धीरे दूंगा, बिल चाहिएगा 7,000 रुपये का किताबों का, और वो किताबें मैं बाद में ले लूँगा, जैसे जैसे पैसा आएगा उठाऊंगा, अभी पूरी नहीं, कुछ उठा लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, वो तो CS को तो हम लोग देते ही है, सब हमारा तो व्यवहार चलता ही ऐसे है। मैंने कहा ठीक है। उसने 7,000 रुपये का बिल दे दिया, वो बिल मैंने जमा कर दिया। अब मुझे 25,000 का लोन सैंक्शन हो गया। सैंक्शन भी हो गया, और मेरे को जो पार्टीशन बनाने थे, क्लासरूम बनानी थी, ऑफिस बनाना था, उतने में मेरा सब काम हो गया। मेरा ऑफिस चालू हो गया। अब चूंकि मेरे पास में एज चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं था, तो मैं तो क्लास ही ले सकता था, तो मेरी क्लास चलने लगी ऑफिस में। इस बीच में यहाँ से लोग आने लगे और
अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए, उस समय सब नया नया औद्योगिक विकास का दौर था, मध्य प्रदेश वित्त निगम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी होती थी। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया करते थे, तो मैं उनके पास जाने लगा और प्रोजेक्ट का काम सीखने लगा। 2-3 महीने मैंने उनके पास में काम किया, उनके जितने पेंडिंग वर्क थे मैंने निपटा दिए और मैं प्रोजेक्ट का काम सीख गया। अब लोग आने लगे मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम करने लग गया। इधर क्लास चल रही थी, 80 में छोटा ब्रदर मेरे साथ आ गया, उनका नाम क्या छोटे ब्रदर? सुरेश कोठारी। ओके। वो भी देखने लग गया, इधर क्लास लेने लग गया। तो ये सिलसिला चलता रहा। 80 में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की चालू कर दी तैयारी कराना। और उस समय जो कॉमर्स की क्लासेस तो हमारी मोनोपोली थी। और हम लोगों का तरीका ये था कि हम पहले क्वेश्चन पेपर क्लास में बांटते थे और उसके बाद में पूरी कोचिंग करते थे। तो वो क्वेश्चन पेपर हमको साइक्लो स्टाइल करने होते थे। उस ज़माने में और तो कोई साधन नहीं था। तो हम एक हैंड साइक्लो स्टाइल प्रेस होती थी जो 250-300 रुपये में आती थी, उसमें स्टेंसिल लगा करके, और जैसे ही आप रोलर घुमाते थे एक आपका प्रिंट निकल आता था। तो वो स्टेंसिल भी हाथ से लिख के काटते थे और उसके बाद में तो वो हम बांटा करते थे। तो मैं प्राय सुबह 4-5 बजे आ जाता था ऑफिस, और सुबह 6-7 बजे तक सब निपटा करके फिर घर जाके नहा के और वापस आके और फिर क्लासेस चालू हो जाती थी। तो ये क्रम चलता रहा। 85 तक हमारा ये चला। हमने कोचिंग एक ये भी। क्वेश्चन है सर, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट हाँ, करूंगा। हाँ। आपने इतना सब कुछ किया, आपको डर नहीं लगा कभी? इतने सारे कैरियर चेंज करे आपने। नहीं, डर इसलिए नहीं लगता था कि एक मन में वो था कि कुछ करना है। नहीं देखो, ये तो थ्योरी वाली बात है सर। इन रियलिटी देखो, आप समझते हो देयर आर मनी इन्वॉल्व, देयर आर टाइम इन्वॉल्व और रेपुटेशन इन्वॉल्व। उसको कैसे मैनेज कर रहे थे आप? जहाँ तक रेपुटेशन की बात थी तो 81 में हमने कोठारी इंस्टीट्यूट को इतना तो वो पक्का कर दिया था कि लोग जानने लगे थे। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, जस्ट हम कहानी के पीछे चलते हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई राजनांदगांव में। व्हेन यू स्टार्टेड, जब आप घर से भाग गए, फर्स्ट रिस्क है ना। सेकंड रिस्क आपने जब लिया बड़ा, जब आपने चाय पत्ती का काम शुरू किया पिताजी के अपोजिट जाके, बिना पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के। थर्ड, आप इंदौर आ गए, वहाँ पर भी विदाउट किन्हीं बहुत कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी नहीं। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन जो मुझे दिख रही है कि यू आर ऑलवेज अ रिस्क टेकर। निश्चित रूप से एक चीज़ हमेशा रही कि जब भी संकट आया या जब भी चैलेंज दिखे तो एक अंदर बैलेंस की स्थिति बनती थी मेरे अंदर। यानी कभी भी कोई भी कठिनाई आती थी तो मैं आपा नहीं खोता था या मैं पीछे नहीं हटता था। वाई? एक शुरू से आदत थी, एक मन में एक संकल्प था कि भाई अपने को डरना नहीं है, सामना करना है। मैं इसमें देखो उसको फ्रेम चेंज करके पूछता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए आपसे बात करते करते मैं चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आपने अपने बचपन में जो कठिनाइयाँ देखी या आपने अपने बचपन में जो एक समझ कह लीजिए चैलेंजिंग काम किए, क्योंकि बचपन से ही आप थोड़ा सा समाज से कट गए, समाज ने आपको बायकॉट टाइप कर दिया, समाज ने बोल दिया ये लड़का तो ऐसा है, इसके साथ नहीं रहना है। दूसरा, फिर उसके बाद आपको एक बार घर से जब आदमी निकल जाता, भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टिग्मा लग जाता है कि यार ये तो भगोड़ा भी है, ये आदमी तो घर से भाग चुका है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसने आपको एक चीज़ के लिए तैयार कर दिया। वो तैयार ये था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे मेरे काम से मतलब है। जो आज की जनरेशन में बड़ी प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर्स में, खासकर जो बच्चे व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से उनको बेबी सिटिंग मिली है, उनको इतना कंफर्टेबल माहौल मिला है, उनने इस तरह के सोशल ड्रामास ज़्यादा झेले ही नहीं है। तो जब टफ़ टाइम आता है, जब टफ़ चीज़ें आती हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उनको झेलने के लिए, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसके पीछे में सिर्फ एक ही रीज़न था कि जब मैं रेणुकूट से ब्रदर के कहने के बाद में आया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि दुनिया कुछ भी कहे उसकी परवाह मत करना। एक ही लाइन है, पढ़ाई करो,
अपना कैरियर बनाओ, उसके बाद में दुनिया क्या कह रही है वो सब बदल जाएगा। करेक्ट। ये जो उनकी टीचिंग थी, वो टीचिंग कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रही। ओके। यानी वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरे को पूरी तरह से एक योद्धा बना दिया कि मुझे किसी की परवाह नहीं करना है और लड़ना है। करेक्ट। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ एक ऐसा साहस था कि कहीं भी मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं कोई भी चैलेंज हो मैं उसको ले सकता हूँ और पूरा कर सकता हूँ। आपकी स्टोरी में एक चीज़ और भी नोटिस कर रहा हूँ मैं भी सुनते सुनते कि आप ओनरशिप लेके काम करते हो। मतलब आप ये नहीं सोचते कि कोई मुझे सपोर्ट करे या कोई मुझे हेल्प करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप ये लेके चलते हो कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं खुद ही आगे बढ़ूंगा। नहीं, ये मेरे ज़िंदगी के हर एपिसोड में समझ लीजिए, हर मोड़ पर ये स्थिति रही है कि मैं कभी किसी के सहारे का इंतज़ार में नहीं रहा। वो इसलिए कि एक ही बार मैंने सहारा लिया था अपने दोस्त का, जब इंदौर आया था। फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि जब सहारा हटता है तो तकलीफ कितनी होती है, तो इसलिए मैंने फिर ये गांठ बांध ली कि किसी के सहारे नहीं, जो कुछ होना अपने सहारे होना। अभी कैरी ऑन करते हैं सर, फिर क्या हुआ आगे? तो इस प्रकार से 85 में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेरे मकान मालिक के बच्चों की बना रहा था। तो मकान मालिक की जो माँ थी वो उनने कहा कि भाई ये बच्चे हैं, बहुत समझते नहीं हैं, ये इंडस्ट्री डालेंगे पीथमपुर में, तो भैया आप भी साथ हो जाओ। इस तरह आप इंडस्ट्रीज में आए? अब इस तरह से मैं इंडस्ट्री में घुस गया। हमने प्रोजेक्ट बनाई, प्रोजेक्ट लगाया। किस चीज़ का था वो प्रोजेक्ट? ये प्रेशर डाई कास्टिंग का एक प्रोजेक्ट था। ओके। मैंने ब्रदर वहाँ हैदराबाद में थे, उनकी इंडस्ट्री थी, उन्हीं ने सजेस्ट किया था। तो उनने कहा हम यहाँ से तुम्हारे टेक्निकल नो हाउ। और ये कौन से साल की बात है? ये 85-86 की। और उस समय उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या रही होगी मोटा मोटा? वो करीब करीब थी 45 lakhs की। और आपके पास पैसा था 45 लाख रुपीस? नहीं, लोन का हमने अप्लाई किया 37 lakhs। और उसमें करीब जो पैसा लगाना था उसमें 2-2 लाख रुपए, हम 6 पार्टनर थे, तो 12 लाख रुपए वो हमने तो इकट्ठा किए वो थे। लगाने थे हमें। तो इस प्रकार से वो प्रोजेक्ट बन रहा था। अब हुआ ये कि जैसे ही प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन कराया, क्योंकि मैं खुद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा था, मेरे MPFC में जाना आना था, तो मैंने वो सैंक्शन तो करा लिया। और जैसे ही प्रोजेक्ट को हमने एस्टेब्लिश करना चालू किया, करीब करीब कंप्लीट होने को आ गया। और इस बीच में हमारी काइनेटिक होंडा से एंसिलरी का एग्रीमेंट हो गया। काइनेटिक होंडा ने जॉब भी दे दिया, उन्हें 2 साल का काम भी दे दिया। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, प्रोडक्शन चालू हो गया, काइनेटिक होंडा को सप्लाई चालू हो गई। लेकिन हमारा वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट था, तो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हमको 25% मिलनी थी उस प्रोजेक्ट में। और 1988 में अचानक सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बंद हो गई। ओके। और हमारे प्रोजेक्ट पे फाइनेंसिंग रुक गई। वो एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पूरा प्रोजेक्ट 25% पूरी कास्ट का, जो करीब करीब 13-14 लाख रुपए था, वो स्टकअप हुआ और हम प्रॉब्लम में आ गए। ये प्रॉब्लम आते ही जो हमारे डायरेक्टर्स दूसरे थे वो भी अपनी हाथ खींचने लग गए। तो बनते कोशिश उस समय 5-6-7 लाख रुपए मैंने अपने सोर्सेस से उसमें फीड किए। लेकिन 92 आते आते हमारी स्थिति कमज़ोर हो गई। अच्छा, इस बीच में 88 में ही जब ये प्रॉब्लम आई, तो मैंने इस बात को तय किया कि अकेले मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे कोई एसोसिएशन बनाना चाहिए। ओके। और यहीं से पीथमपुर औद्योगिक संगठन की शुरुआत हुई। मैंने बुलाया कुछ लोगों को,
उनको इकट्ठा करके 13 लोगों की बैठक हुई। तय हुआ कि इस लड़ाई को हम साथ में लड़ेंगे। एसोसिएशन बना, मैं प्रेसिडेंट बना, बाकी लोग पदाधिकारी बने। क्योंकि मैंने बीच में जर्नलिज्म का भी कोर्स किया था, तो मैंने जर्नलिस्ट लोगों का सहायता ली। खूब अखबारबाजी हुई, अर्जुन सिंह से मुलाकात हुई। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि वो हमारा सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, और 92 में जाकर के हमारे अकाउंट्स जो है डिफ़ॉल्ट में आ गए। काइनेटिक होंडा भी प्रॉब्लम में था, हमारे पैसे वहाँ भी फंसे हुए थे। डिफ़ॉल्ट हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय जो एमडी आए, वो एमडी थोड़ा सा क्या नाम था एमडी साहब का? नजीब जंग। नजीब जंग साहब। जंग साहब ने एक नई जंग छेड़ दी, जिनका भी डिफ़ॉल्ट हो ताले लगा दो। उनका एक ही सॉल्यूशन था। मैं एक दिन किसी को प्लीड करने गया उनके पास, तो वो नाराज हो गए, क्योंकि गलती वो कर रहे थे और मैंने कुछ दस्तावेज उनके सामने रख दिए थे कि ये प्रूफ है कि आप लोग गलती कर रहे हो। वो नाराज हो गए और दूसरे दिन उनने मेरे को ही नोटिस दे दिया, और उसके बाद में ताला भी लगा दिया। आपकी यूनिट में भी ताला लगा दिया? ताला लगा दिया। वो थोड़ा सा कमजोरी कर गए। उसी यूनिट के बाजू में मैंने एक दूसरी यूनिट चालू कर दी थी किसी और पार्टनर के साथ। एनीवे, मेरा वो काम तो चल रहा था। फिर ताला लगाने के बाद में वो पीतमपुर में स्ट्राइक हुई एक दिन की। उससे वो घबराए, तो उनने किसी के माध्यम से राजीनामे की बात करी। हम कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने एमपीएफसी को भी झाड़ लगाई। एमपीएफसी को लगा कि ये हम लूज़ कर जाएंगे केस, तो उनने राजीनामे की कोशिश करी, और राजीनामा फिर ऐसा हुआ कि मैं उसके पक्ष में नहीं था। क्योंकि एक बार जब कनेक्शन कट जाता है तो दोबारा वापस से जुड़ना, जो कि काइनेटिक होंडा से और दूसरे से जो सप्लाईज थी, वो कट होने के बाद में वापस रीस्टोर होने की स्थिति में नहीं थी। तो फिर मेरा एक ही वो था कि भाई इसको आप बेच करके आपका पैसा निकाल लो और मेरा जो बचता है मुझे दे दो। ये सब स्ट्रेस अकाउंट में जब आप हैंडल कर रहे थे, उस समय कैसा फील करते थे आप? मुझे तो बिल्कुल बैलेंस्ड था मैं। मुझे तब भी जब मुझे फैक्ट्री से फ़ोन आया कि ये ताला लगाने आए हैं, तो मैंने उनको कह दिया लड़कों को कि एक काम कर लो, जो रॉ मटेरियल है वो इनको प्लेज्ड नहीं है, वो बैंक को प्लेज्ड है, वो उठा के बाजू की फैक्ट्री में रख लो। जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो सारी अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट कर लो, और इनको बोल दो कि भाई आप लगाओ ताला, पंचनामा बना लो, हम साइन कर दें। आपको डर नहीं लगा? मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे पास में एक रात पहले ही खबर आ गई थी। तो आपने अपनी तैयारी कर ली थी? मैंने तैयारी नहीं, मैं तो यार मेरे पास करने को तो कुछ नहीं था। मेरे को तो सिर्फ जो चीज़ें उनको मॉर्टगेज नहीं थी वो हटाने की थी, वो सुबह से ही हट रही थी वहाँ से। नहीं, फिर भी देखिए क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री पे ताला नहीं, लगने वाला उस समय एक चीज़ थी कि नजीब जंग बहुत खार खाए हुए थे, और उस समय विजय सिंह कमिश्नर थे इंदौर में। इन दोनों ने बैठ करके एक क्लब में बैठ करके पार्टी करी रात को, एक रात पहले। और उस पार्टी में इनकी बातचीत मेरे किसी मित्र ने सुन ली। इनका प्लानिंग ये थी कि अगर गौतम कोठारी वहाँ आते हैं तो थाने से पूरी तैयारी रहेगी, उनको
शासकीय कार्य में बाधा के नाम पर अंदर किया जाएगा और उनकी अच्छी ठुकाई की जाएगी। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही था। आपको तब भी डर नहीं लगा प्रशासन से एक तरफा लड़ रहे हैं हम? नहीं, वाई? मतलब लिटरली इट्स वेरी अमेजिंग। नहीं, मैं उस समय इनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। जब मैं नजीब जंग ने मेरे को पहली बार नोटिस दिया, तब मैंने थोड़ा उसको अंडर एस्टिमेट किया। मैं उसके पहले कुछ तैयारियां कर सकता था। उसके बाद मैंने एक जिंदगी में एक लेसन लिया कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, अपनी तैयारी पहले से रखो। ओके। हर किसी से जिससे आप संपर्क बना रहे हो, आगे की पूरी सोच करके और अपनी तैयारी पूरी रखो। उसके बाद से मैं कभी डरा नहीं किसी से। प्रिपरेशन हमेशा होना चाहिए और किसी को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो। आपकी इस बात में एक बड़ी इंसाइटफुल चीज़ है, बिकॉज मैं अभी बेंगलोर गया था, सो आई वाज सिटिंग विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो वो जॉब छोड़ने और बिज़नेस करने के विषय में चर्चा कर रहा था। बात का टॉपिक ये चल रहा था कि क्यों नहीं छोड़ पाते लोग जॉब। इवन दो मैं बैंकिंग में हूँ, बैंकिंग में भी कई सीनियर लोग हैं, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, तो वो लोग जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं। दे वांट टू बाहर आना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो उनके पास एक फ़ियर हैवी है कि यार बाहर आएंगे तो हमारे जो फिक्स खर्चे हैं ये कैसे चलेंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप के फ़ियर्स होते हैं। तो जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ ना, तो अक्सर एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि उनके फ़ियर के पीछे का उनको लॉजिक नहीं पता। मतलब इग्नोरेंस इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से फ़ियर बहुत बड़ा हुआ है और लोग फ़ियर के ऊपर फोकस करके बैठे हैं इंस्टेड ऑफ इग्नोरेंस। और नॉलेज इज़ द ओनली थिंग, और प्रिपरेशन, नॉलेज और प्रिपरेशन आपके फ़ियर को कम करता है। आपने जो बात बोली, अब आप कितने ब्यूटीफुली ये काम कर पाए, जबकि आज के यूथ की, ये यूथ की नहीं बोलूँगा मैं, पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है ये कि वो फियर के ऊपर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉलेज और प्रिपरेशन के, जो कि उनके हाथ में है, वो फियर उनके हाथ में नहीं है। तो यू डू इट वेरी ब्यूटीफुली। तो कैरी ऑन। तो ये एसोसिएशन बन गया, उसके बाद में ये सारी स्थिति बन गई। जो सब्सिडी का मैटर था वही था। तो हमारे एक एसोसिएशन में साथी थे प्रमोद जैन, उसको मैंने सारा चार्ज इसको सब्सिडी मैटर को हैंडल करने का दिया और उसने बहुत ब्यूटीफुली उसको हैंडल कर रहा। जो उस समय तक फैक्ट्रियाँ जिंदा थी, उन फैक्ट्रियों को धीरे धीरे काफ़ी पैसा मिल गया। लेकिन ये सारी गलतियां शासन प्रशासन की थी, और कैसे शासन प्रशासन की गलतियां उद्योगों को समस्या लाती है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है सर। सो आज हम विराम देते हैं यहाँ पर, है ना। बाकी की चर्चा के लिए हम अगले एपिसोड में बैठेंगे, और नो डाउट इस एपिसोड में बहुत सारी इंसाइट्स ऐसी मिली हैं कि अगर कोई आदमी इनको यूज़ करे कायदे से, तो मुझे लगता है कि बिज़नेस करना इतना टफ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और लाइफ में चाहे बिज़नेस में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ आपका जज्बा, आपके अंदर का जो एक ग्रेविटी बोलता हूँ मैं उसको, नेचुरल मोटिवेशन क्या है, उससे बहुत कोई डिटरमाइन हो जाता है कि आप कहाँ जाओगे। क्योंकि आपने बचपन से, मैं देख रहा हूँ कि आपके बचपन से जो कहानी शुरू हुई है, वहीं से आपने लोगों से कटाक्ष, लोगों से एक तरह से कह लो दूरी, लोगों ने आपको छोड़ देना, वो सब चीज़ें झेला। तो वो जो एक टफ टाइम था, इट मेक यू स्ट्रॉन्ग आगे की लाइफ में सरवाइव करने के लिए। एंड रियली इट्स नाइस टॉकिंग यू सर। ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज जो आप छोड़ना चाहोगे? देखिए, जो कुछ है वो परिश्रम है। आदमी का परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको जंग जीतनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी काम में बढ़ें तो पूरा संकल्प पूर्वक बढ़ें। और एक बात है कि अगर कुछ पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, तो जिस जगह में बैठे हो उसको कंटिन्यू करो। बार बार
छोड़ करके और बढ़ लेना, ये आज एक काम किया कल दूसरा काम किया, एक ही काम पे जमे रहें, उस पर कुछ भी भले ही ना कमा रहे हों, अगर आप जमे हुए हैं तो वही काम आपको अपने अंदर की कुछ ऐसी शक्तियां बता देगा जिससे आप आगे जाकर के उसी काम में सफल हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी काम जो है वो कमज़ोर नहीं होता, काम करने वाला कमज़ोर हो सकता है। तो काम को लाभप्रद अगर बनाना है तो आपको लगे रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, है ना, सी यू सून। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मेरी और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं।